लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जिनसे वो मिलकर बना हुआ होता है। तो वो सारी चीज़ें हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ ली हैं। ये जो क्लास रहने वाली है ये सेकंड पार्ट है आपके जो 9 चैप्टर है NIUS ज्योग्राफी की बुक का, ठीक है। तो उसका ये सेकंड पार्ट रहने वाला है। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ पर जो पाया जाता है एटमॉस्फेयर, क्या वो लेयर्ड में बटा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। बेसिकली अगर बात करें क्लास में आगे बढ़ने से पहले, तो सबसे पहले कर दीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुँचे जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मतलब हर एक बच्चे तक पहुँचनी चाहिए, हर एक उस बच्चे तक पहुँचनी चाहिए जिसका NIUS से उसने ज्योग्राफी का सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इसमें। तो बेसिकली जो है एटमॉस्फेयर में जो लेयर पाई जाती हैं, तकरीबन हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर पाई जाती हैं। पहली हमारी होती है ट्रोपोस्फेयर की जो लेंथ होती है वो उसकी भी बात करेंगे हम डिटेल में। सारी चीज़ें एक एक लेयर को काफ़ी डिटेल में चलकर पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। दूसरी होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी होती है हमारी मीजोस्फेयर, चौथी थर्मोस्फेयर और पांचवी एक्सोस्फेयर। देखिए बिफोर वी मूव, लास्ट क्लास में क्या हुआ था कि एक कंपाउंड का शायद मेरे से गलत नाम ले लिया गया था। NH3 जो होता है ना, वो होता है अमोनिया, ठीक है। वो होता है अमोनिया, और जो मीथेन होती है उसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। ये होता है मीथेन, ठीक है। तो देखिए गलती हो जाती है कभी कभी, क्योंकि दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि चीज़ें जो दिमाग में होती हैं वो मुंह पर आ ही नहीं पाती हैं। तो काफ़ी टाइम से कहीं ना कहीं जो रिप्लेसमेंट होती है वर्डों की वो हो जाती है, ठीक है। आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रोपोस्फेयर की जो लेंथ होती है वो होती है 0 से 18 किलोमीटर तक। ये वेरी करती है, ठीक है। अब ये आप लाइन देख रहे हैं, पतली सी लाइन। देखिए ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को बोलते हैं ट्रोपोपोज। या जिस भी लाइन पर जहाँ पर ये लाइन पड़ेगी, जैसे कि ये स्ट्रेटोपोज है, ये स्ट्रेटोपोज कहलाएगा, ये मीजोपोज कहलाएगा, थर्मोपोज और ये एक्सोपोज, ठीक है। फिर यहाँ से स्पेस चालू हो जाता है। अब वो एग्जैक्ट कौन सी जगह है, एग्जैक्ट कौन सा जो स्फीयर पड़ती है, कौन सी लेयर पड़ती है जहाँ से हमारा स्पेस चालू होता है, दैट वी विल सी इन दिस क्लास, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं, एक एक जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उसको। ये तो आपको पता चल गया कि ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये मेसोस्फेयर, ये थर्मोस्फेयर है और ये एक्सोस्फेयर है, ठीक है। तो चलिए करते हैं आगे बात। अब देखिए बात करें इन लेयर्स की, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। देखिए यहाँ पर आयनोस्फेयर आई थिंक यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग है यहाँ पर आयनोस्फेयर। मगर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ये जो आयनोस्फेयर दे रखी है ना, आयनोस्फेयर, इसी को थर्मोस्फेयर बोला जाता है, ठीक है। इसी को थर्मोस्फेयर बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है, जनरली इसकी जो लेंथ है, यानी अर्थ की क्रस्ट से लेकर और ऊपर तक, जब तक जो स्पेस है, स्पेस वो स्टार्ट नहीं हो जाता, तो उसकी जो लेंथ पड़ती है अराउंड 600 किलोमीटर तक पड़ती है, ठीक है। अब देखिए जो 97% है ना एटमॉस्फेयर का पार्ट, जो 97% है, ठीक है। तो ये जो है ना अर्थ की क्रस्ट से एटमॉस्फेयर की तरफ, यानी अपसाइड जब हम मूव करते हैं तो 30 किलोमीटर तक ही पूरा जो वेट है एटमॉस्फेयर का, 97% जो वेट है वो यहीं पर कवर हो जाता है, ठीक है। एल्स जो बचता है 3%, यानी 3% जो भी बच गया वो अदर जो लेयर्स हैं, अदर जो लेंथ बचती है वहाँ तक कवर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये 30 किलोमीटर कौन सी लेयर तक पड़ता है, ये 30 किलोमीटर कौन सी लेयर तक पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा जो ट्रोपोस्फेयर है वो तो 0 से 18 किलोमीटर तक हमें देखने के लिए मिलते हैं, 0 से 18, ठीक है। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो समवेयर अराउंड
11 से 50 किलोमीटर तक देखने के लिए मिलती है। बट यहाँ पर भी, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में जो 20 किलोमीटर तक का एरिया है ना, वहाँ पर तो हमें कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है, मगर जो 20 किलोमीटर से हम आगे की साइड बढ़ते हैं तो वहाँ पर चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। वो क्या चेंज होती है वो हम अभी बात करते हैं, ठीक है। चलते हैं अब पहली हमारी लेयर की तरफ, उसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो पहली हमारी लेयर है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, पहले ट्रोपोस्फीयर पढ़ते हैं। अब ट्रोपोस्फीयर के बारे में बात करें तो ये सबसे लोएस्ट लेयर है, सबसे लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, जिसकी हाइट अराउंड 18 किलोमीटर तक जाती है इक्वेटर पर दैट इज़ द इक्वेटर। ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री पर। मगर वहीं पर ये इसकी जो हाइट है वो वैरी करती है और कम होती चली जाती है जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। पोल्स पर कितने डिग्री का राइट एंगल बनता है, दैट इज़ दी 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कम से कम हाइट देखने के लिए मिलती है ट्रोपोस्फीयर की, ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि जो इक्वेटर है, क्योंकि ये जो इक्वेटर है यहाँ पर हीट की प्रेजेंस ज़्यादा होती है और यहाँ पर डेंसिटी जो है कम होती है, ठीक है। और यहाँ पर हवा जो है, यहाँ पर हीट की प्रेजेंस भी होती है और यहाँ पर विंड सिस्टम, यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन को बोला जाता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पर दो अलग प्रकार के जो साउथ ईस्ट और ट्रेड विंड्स हैं और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, दोनों आकर कन्वर्ज होती हैं इधर की साइड में उधर की साइड में। तो यहाँ पर जो एयर का प्रेशर है काफ़ी बढ़ जाता है और वो ऊपर साइड अप साइड होने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है, अप साइड क्यों होती है, एयर यहाँ पर प्रेजेंस होती है? आपको मैंने बताया था कि जो भी गर्म एयर है वो हमेशा ठंडे की तरफ जाएगी, गर्म चीज़ हमेशा जो कोल्ड है उसकी तरफ जाती है। अब जो जितनी हॉटेस्ट चीज़ होगी उसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है, वो लेस डेंसर होगी, ठीक है सॉरी। अब यहाँ पर जितनी भी कोल्ड होगा वहाँ पर उसकी जो डेंसिटी है वो हाई होगी। तो हमेशा कुछ भी चीज़ अगर फ्लो करती है तो लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी फ्लो करती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर इक्वेटर पर क्या होता है कि हमने एक चीज़ भी, मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी कि व्हेनेवर वी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इन द अपवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द स्पेस, तो उस वक्त क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होगा ना। अब ये जो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, हमें पता है टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा जब भी हम अर्थ की क्रस्ट से ऊपर की साइड जाना चालू कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा इंसोलेशन होता है। इंसोलेशन क्या है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। सबसे ज़्यादा इंसोलेशन होता है बाय द लैंड मास एज वेल एज द सी प्रेजेंस एट दिस इक्वेटर, ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर बेल्ट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसोलेशन हो रहा तो यहाँ पर गर्म हवा भी होगी, गर्म एक जो कन्वेक्शन करंट है ना वो फ्लो करेगी यहाँ पर। अब उसकी वजह से जो विंड है, विंड का सिस्टम है वो भी वार्म होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो विंड होगी वो ऊपर की साइड मूव करना चालू कर देगी और ऊपर की साइड जब मूव करना चालू करेगी तो इसीलिए यहाँ पर हमें जो वेरिएशन है हाइट में वो देखने के लिए मिलती है। पोल्स पर हाइट 8 किलोमीटर और इक्वेटर पर हाइट 18 किलोमीटर, क्योंकि पोल्स की तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए, ये अगर पृथ्वी है तो यहाँ पर तो इंसुलेशन बहुत कम हो रहा है ना, सूर्य की किरणें डायरेक्ट तो यहाँ पड़ रही है ना, तो इसलिए जब यहाँ पर कम हो रहा है तो यहाँ पर गर्म जो कन्वेक्शन करंट है, वो जो हॉट कन्वेक्शन करंट है वो यहाँ पर होगा नहीं, तो यहाँ पर होगी नहीं तो यहाँ पर विंड ज़्यादा ऊपर उठेगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें कम हाइट देखने के लिए मिलती है, किसकी, ट्रोपोस्फेयर की, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा रिपीट कीजिए, ठीक है, डिटेल में। अब थोड़ा सा सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर भी इक्वेटर पर हमेशा हाइट ज़्यादा होगी, किसकी हाइट ज़्यादा होगी, ट्रोपोस्फेयर की, और वहीं पर पोल्स की तरफ हाइट कम होगी, इतना याद रखिए, ठीक है, बस। अब चलते हैं आगे। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, क्योंकि यहीं पर जितने भी चेंजेस होते हैं, चाहे वो क्लाइमेटिकल चेंजेस हों, चाहे वो वेदर फिनोमिनाज हों, चाहे वो फ्लाइंग एयर हो, ठीक है, एयरप्लेन फ्लाई करते हैं, तो वो भी सारी की सारी चीज़ें यहीं पर घटित होती हैं। अगर एक पर्टिकुलर जगह से जस्ट सपोज कि मानिए ये लेयर है एक,
और यहाँ से क्या है कि वर्षा यानी इवेपोरेशन हो रहा है, समुद्र है, ये समुद्र है, यहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, ऊपर उठकर कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन होने के बाद क्या हो रहा है, देखिए लास्ट वीडियो में आपको कंडेंसेशन बता चुका हूँ, ठीक है, वो से आप जरूर जाकर देखिए कंडेंसेशन क्या होता है और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है। कंडेंसेशन हो रहा, तो जब ये कंडेंसेशन होगा तो ये जो ना कंडेंसेशन प्रोसेस और इवेपोरेशन प्रोसेस, तो ये जो ना ट्रोपोस्फीयर में ही होगी, ये सारी प्रोसेस जितनी भी होती है ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। जब ये ऊपर जाकर कंडेंस हो जाएगा तो प्रेसिपिटेशन भी होगी, यानी वर्षा भी होगी, रेन भी होगी। तो ये सारी जितनी प्रोसेस हो रही हैं ये कहाँ पर हो रही हैं, इसी पर्टिकुलर लेयर में हो रही हैं, दैट इज द ट्रोपोस्फीयर। होप यू गॉट इट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एयर होती है हमेशा स्टैटिक नहीं रहती। यहाँ पर देखिए विंटर में ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है। अब विंटर में यहाँ पर जो है ना टेम्परेचर कम बनता है, क्योंकि ये क्या है, किधर की साइड यूं झुकी होती है, सॉरी इधर की साइड झुकी होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम बनता है। तो हमें कभी कभी यहाँ पर जो है ना जो एयर का चेंजेस देखने को मिलता है, कभी जो ITCZ मैंने आपको बताया था ना, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये एक तरह का विंड सिस्टम है। ये मानकर चलिए यहाँ पर ये विंड सिस्टम है, ITCZ है। यहाँ पर ITCZ हमें देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर हमें देखने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आइसो बार्स प्रेजेंस है। आइसो का मतलब सामान्य और बार्स का मतलब जो सांद्रता है, प्रेशर है, यानी हवा का जो प्रेशर है ना वो इस जगह पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसी को बोलते हैं। जब दो अलग अलग प्रकार की विंड आपस में कन्वर्ज होती हैं, कन्वर्ज होने के बाद वो एक ही जैसे जो फिनोमेना है उसको डिपिक्ट करती हैं, एक ही जैसे जो आइसो बार्स को डिपिक्ट करती हैं, तो आइसो बार्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर तो विंड सेम है, इस जगह पर प्रेशर सेम है विंड का, और दूसरी जगह पर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है ट्रोपोस्फीयर में। यहाँ पर एयर जो होता है वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहती, इसलिए हमेशा इस लेयर को बोला जाता है चेंजिंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये ITCZ क्या होता है, जब मैंने आपको ओशियन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी, ठीक, कि ITCZ जो है वो क्या होता है, ठीक है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। एक अलग से मैं वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा ITCZ के लिए, इफ़ यू वांट, ठीक है, आप मुझे बताइए चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, सो दैट कि यू नो बेटर इट, ठीक है, आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएँ, ठीक है, ITCZ को एटलीस्ट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखिए मैप की बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, क्या मैप की बात, मैप आपकी जो पेपर है, एग्ज़ाम है, उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें पूछे जाते हैं, ऑब्वियसली पूछे जाते हैं। तो मैप की एक सीरीज़ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, उसमें कुछ वीडियोस रिमेन रह रही हैं, वर्ल्ड मैप वगैरह, तो उसकी भी वीडियोस मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, सो दैट कि वहाँ से आप उस सीरीज़ को पूरा देखिए, एक एक चीज़ वहाँ पर कवर अप करी गई है, ठीक है, ताकि आपके मैप में से कुछ भी चीज़ मिसिंग ना हो, ठीक है। लास्ट टाइम 2021 में एल्प्स माउंटेन आपसे पूछे गए थे, स्कैंडिनेवियन माउंटेन आपसे पूछे गए थे वर्ल्ड मैप में, ठीक है, और जो इंडिया का मैप है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई थी, मुझे याद नहीं है, बट हाँ वो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर अप करा रखी हैं इंडिया के मैप में, ठीक है। तो मैप की जो सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, तो उसको जाकर पूरा कंप्लीट देखिए, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर को चेंजिंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एनवायरमेंटल टेम्परेचर आपको पता ही है, ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, जब भी हम व्हेनेवर वी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द स्पेस, व्हाट वी यू नो फील और व्हाट वी सी, हम क्या देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पर यही बोल रखा है, द एनवायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। अब ट्रोपोपॉज क्या होता है, ये वाला अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोपॉज इस वाले की बात करें, ये ट्रोपोपॉज है, ठीक है, एक छोटी सी पतली सी महीम से लेयर, जहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वो इक्विलिब्रियम में रहता है, पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में, ज्यों का त्यों, कोई चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अगली जो लेयर आती है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट होती है वो कितनी रहती है, ठीक है, ये इसके बाद यानी ट्रोपोस्फेयर के बाद हमें देखने के लिए मिलती है अगली लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो हमें 50 किलोमीटर के लगभग देखने के लिए मिलती है अर्थ की सरफेस से, और इसका जो टेम्परेचर है वो 20 किलोमीटर तक तो सेम रहता है, मगर उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है।
आफ्टर दिस टेम्परेचर इंक्रीजेज स्लोली विद द इंक्रीज इन द हाइट। जैसे ही हम ट्रोपोस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में हम इधर की साइड यानी हम इधर की साइड मूव करते हैं तो एटमॉस्फेयर में इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है, हाई होने लगता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में ये सारी चीज़ नहीं, ट्रोपोस्फेयर में हमेशा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, बट स्ट्रेटोस्फेयर में 20 किलोमीटर तक तो क्या नाम है जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओजोन की जो लेयर है वो प्रेजेंस है, और ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर जो हार्मफुल रेज सूर्य के द्वारा, सन के द्वारा आती हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड वगैरह, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी धरती तक पहुंचने नहीं देती। ठीक है, और हमको सुरक्षित रखती है ये ओजोन लेयर, वेरी थिन लेयर दैट यूजुअली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब ये जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर का ही पार्ट होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब यहाँ पर जो जैसे कि यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि जो वेदर रिलेटेड जितने भी चेंजेस होते हैं, वर्षा वगैरह, रेन वगैरह, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन वगैरह, कंडेंसेशन और काफ़ी स्नोफॉल वगैरह भी सारे ट्रोपोस्फेयर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। बट दीज थिंग्स डू नॉट टेक प्लेस वेयर इन दिस लेयर दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये वाली लेयर में नहीं होती हैं सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। अब देखिए इस लेयर में जो है, जो मतलब एयरप्लेन जितने भी होते हैं उनके लिए एक आइडियल लेयर मानी जाती है 20 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर के बाद जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होने लग जाता है 20 किलोमीटर तक। तो ये जो हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए आइडियल लेयर क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस लेयर में ना तो कोई वेदरिंग फिनोमिना हो रहा, ना तो कोई प्रेसिपिटेशन होती है, ना ही कोई लाइटनिंग वगैरह होती है जिससे, और ना ही यहाँ पर पशु पक्षी ज़्यादा उड़ पाते हैं। तो कुछ भी ज़्यादा चीज़ें हमें जो फिनोमिनल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसलिए जो एयरक्राफ्ट यानी एयरप्लेन जो उड़ाने वाले होते हैं, पायलट्स, उनके लिए और एयरप्लेन के उड़ने के लिए सबसे ज़्यादा आइडियल जो लेयर है वो यही मानी जाती है, दैट इज़ द स्ट्रेटोस्फेयर। होप यू गॉट इट। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए। अब मीजोस्फीयर की बात कर लेते हैं। मीजो यानी मिडिल लेयर। ठीक है, मीजोस्फीयर। अब मीजोस्फीयर कहाँ पड़ती है भाई? मीजोस्फीयर यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, मीजोस्फीयर ये रही। ठीक है, अब ये मीजोपोज है, यू गॉट इट। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? वो है 80 किलोमीटर तक अर्थ की क्रस्ट से। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज ही होता है, क्योंकि हमने देखा स्ट्रेटोस्फीयर में जो 20 किलोमीटर है उसके वहाँ तक तो टेम्परेचर जो है वो सेम है। ठीक है, इक्वल है। बट आफ्टर दिस जस्ट अ सेकेंड, कहाँ चला गया ये रहा। मगर 20 किलोमीटर के बाद क्या होता है? 20 किलोमीटर के बाद जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना चालू कर देता है, और वो इंक्रीज होता रहता है मीजोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में भी। ठीक है, अब यहाँ पर मीटियोर्स फॉलिंग जितनी भी होती है, मीटियोर्स अगर कोई आता है तो सारे के सारे हमें चीज़ें जो देखने के लिए मिलती हैं वो इसी लेयर में देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर आकर सारी चीज़ एंड हो जाती है। ठीक है, अब अगली जो लेयर आती है वो आती है हमारी आयनोस्फीयर के जो है उसकी जो लेंथ होती है वो है 400 किलोमीटर अर्थ की क्रस्ट से। ठीक है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है। ठीक है, ये रही आयनोस्फीयर। ठीक है, ये रही आयनोस्फीयर। इसकी जो मीजोस्फीयर से यहाँ तक की जो दूरी है वो तकरीबन 300 किलोमीटर है। ठीक है, 300 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आपको बात। अब यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। यहाँ तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, मगर यहाँ तो अबव 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है क्या टेम्परेचर। ठीक है, चलें आगे। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज जो करंट है ना वो फॉलो करते हैं आयनोस्फीयर में, पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे चार्ज फ्लो करते हैं। ठीक है, मगर ये जो चार्ज हैं ये ही कहीं ना कहीं क्या होते हैं, जो रेडियो वेव्स होती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, आपको ये तो पता ही है, पॉजिटिव रिपल्स ईच अदर। ठीक है, रिपल्सन होगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ रिपल्सन होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, और नेगेटिव भी रिपल करेंगे।
ये फिनोमिना तो आपको पता है ना। तो बेसिकली यहाँ पर यही होता है, ठीक है। जो रेडियो वेव्स हैं वो इसीलिए काम कर पाती हैं आयनोस्फीयर से ही, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग अगर पॉसिबल हो रही है रेडियो की, तो वो आयनोस्फीयर की वजह से ही हो रही है। अब चलते हैं आगे, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर हमारी अगली लेयर आती है। तो ये जो है ना, मतलब बाहर की लेयर है, ये आउटर लेयर माना जाता है वैसे तो इसे। ये इसकी जो लेंथ है 400 किलोमीटर और अबव, ठीक है। ये तो मतलब बाहर की ही रही, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर जो पार्टिकल्स स्पार्सली लोकेटेड होते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं वो बहुत कम काम करती हैं, और यहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत, यानी मान लो 6000 डिग्री सेल्सियस, मतलब सूर्य से जितनी भी रेज आ रही है ना वो सबसे पहले यहीं एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हज़ारों में जो टेम्परेचर है ना, हज़ारों डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर वो रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़, जो एक्सोस्फीयर है ना, यहीं पर सैटेलाइट्स वगैरह काम करते हैं, ठीक है। यहीं पर सैटेलाइट्स वगैरह काम करते हैं। अगर कोई भी जो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, ISS, ठीक है, तो वो यहाँ पर रहता है मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच, स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में। तो यहाँ पर ये सारे काम होते हैं, ठीक है, ताकि जो ऑब्जर्वेशन है ना वो करी जा सके, ठीक है। और जो फ्लाइंग बैलून्स वगैरह वो यहाँ पर उड़ते हैं, ठीक है। तो एयरप्लेन वगैरह भी, एयरप्लेन के लिए सबसे ज़्यादा जो आइडियल जो कंडीशन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में 20 किलोमीटर तक मानी जाती है, ठीक है। तो ये थी पूरी क्लास आपकी, जो स्ट्रक्चर्स हैं कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, और फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, सो दैट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और उन बच्चों तक सबसे ज़्यादा पहुँचे जिनको इसकी रियलिटी में ज़रूरत है। देखिए, एक बार भोले जी से एक ब्राह्मण ने ये क्वेश्चन पूछा था। वो ये था कि धर्म से बड़ा भी कोई चीज़ है क्या यहाँ पर, और वो है काइंडनेस, ठीक है, यानी दयालुता, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा ही फ़ायदा हो और दूसरों का ना हो, तो ये थोड़ी सी जो है ना आपके अंदर सेल्फिशनेस आ जाएगी। दैट यू हैव टू कीप असाइड, आपको इसे साइड में रखना होगा, तभी आप जो है ना सक्सेस पा सकते हैं लाइफ में। तो इसीलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी चैप्टर की अगली वीडियो में। दैट विल बी द लास्ट वीडियो, ठीक है, लास्ट क्लास रहेगी इस चैप्टर की। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।